नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपको होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के आज के प्रमुख तथ्यों के साथ आज हम आपका चालू करने वाले हैं जनजाति। आप जैसे कि जानते हैं जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा कवर करता है, नंबर के हिसाब से भी, क्वेश्चन के हिसाब से भी इसका बहुत बड़ा वेटेज है। अर्थात अब छत्तीसगढ़ के जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें आप एक तरफ से छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ लीजिए और एक तरफ से छत्तीसगढ़ जनजाति पढ़ लीजिए, तो आप देखेंगे कि 2/3 मतलब 66.66 मतलब 66% क्वेश्चन लगभग 100 में से जो भी आते हैं वो कवर हो जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी आप छत्तीसगढ़ की स्टडी करते हैं, आप कभी भी जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, तो इन सब से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो आप जनजाति जो एक टॉपिक है और जो एक छत्तीसगढ़ का इतिहास जो टॉपिक है, इन दो टॉपिक को एकदम दिल के साथ आत्मसात कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही 2/3 ऑफ द क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो ये आपके अब क्योंकि हमको वही ज्ञानी तो बनना नहीं है, हमको एग्जाम निकालना है, तो जिसका ज़्यादा वेटेज उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए आज आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ जनजाति, है ना। तो जनजाति शब्द में आप क्या देख रहे हैं कि सर जनजाति अर्थात, चलिए हम आते हैं 1 मिनट कि मैं पहले ही शब्द आपको बता रहा हूँ कि एक शब्द होता है जाति। चलिए भाई एक शब्द होता है जाति। सर एक फिर बोले सर आप जनजाति जो हम सुनते हैं, अब ये होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। आप अभी इस समय शब्दों पे ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए किसी भी सब्जेक्ट को चालू करने से पहले हमें उनके टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट के तहत ही मैं आप लोगों को कुछ शब्द के साथ एक्सप्लेन करते हुए इसके ऊपर लेकर के आऊँगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमको कोई भी सब्जेक्ट हम चल रहे हैं तो उसके जो टेक्निकल टर्म्स है उसका हमको नॉलेज होना चाहिए। तो उन टेक्निकल टर्म्स से जब आप भली भांति वाकिफ हो जाते हैं तभी आपको सब सब्जेक्ट का उस विषय का सही समझ हो पाता है। तो चलिए हम समझते हैं पहले जाति क्या होती है और जाति का मतलब, जाति उत्पत्ति कैसे हुई, जाति शब्द इस पृथ्वी पे आई ही कैसे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ मैं। जैसे आप जानते हैं ये पृथ्वी हमारा है, मान लीजिए हमारा पृथ्वी गोल, और जैसे मैं हमारे इतिहास का जो मैं पढ़ाया हुआ था, छत्तीसगढ़ का इतिहास मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें आप जब सबसे पहला पार्ट देखेंगे तो हमें बताया था कि कैसे अफ्रीका से ही पूरी विश्व में जितनी जो मानव सभ्यता उसका प्रसार माना गया है। तो भाई जब अफ्रीका से मानव सभ्यता का प्रसार माना गया है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे अफ्रीका है और ये पे हम भारत है, बाकी तो सब ऊपर पर रहेगा, ऐसे ऐसा करके है, ये अमेरिका है यहाँ पर ऐसा ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, और यूरोप ऐसा करके है, ये सब करके, ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, ठीक। तो अफ्रीका से ही मानव सभ्यता का प्रसार सारे महाद्वीपों पर हुआ है, इसी क्रम में आगे चलते रहा है। तो अगर अफ्रीका से मानव सभ्यता जा रही है, ये अफ्रीका है जिसको मैं ऐसा दिखाया छोटा सा, ये अफ्रीका, और अफ्रीका से दिख रहा है एशिया में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, फिर उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह जा रहे हैं मानव सभ्यता। तो आप जानते हैं कि इसीलिए अफ्रीका को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। अर्थात पालना क्या, जिसमें पले बढ़े हैं, अर्थात मानव सभ्यता ही जब अफ्रीका में पली बढ़ी है तो जनजाति भी वहीं से पली बढ़ी है। फिर आपको मैं कहानी समझाया था, पहले आप दिमाग में इसको क्लियर कीजिए इस इमेज को कि जनजाति होती कैसे और जनजाति रह कैसे इस समाज में। आज कुछ आप देख रहे हैं कि भाई SC है, ST है, OBC और जनजाति है, तो जनजाति कैसे रह गई, मतलब किसी विशेष को हम जनजाति क्यों बोले। तो मैं आपको उसके पीछे आप एकदम पेन कॉपी रख दीजिए, अब आप समझ विकसित कीजिए। इस समझ के साथ ही आप अपने आने वाले लाइफ में कि जब कोई बच्चा आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करे, आप ही के आने वाले समय आपके जब बच्चे हों और आपसे पूछे पापा जनजाति क्या होता है, तो आपको उसको सिर्फ आप आंकड़ा ना बताएं कि बेटा जनजाति 42 प्रकार की होती है छत्तीसगढ़ में, उसमें 161 उप समूह होती है, अनुच्छेद 342 के तहत उसको डाला जाता है, उसका कुल जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 78 लाख है। ये सब चीज़ नहीं बताना है। ये सब जो फायर इफेक्ट है आपको मैं बता रहा हूँ, वही बता भी दूंगा आगे, हर पुस्तक किताब में दिया हुआ है, तो हमको उसके साथ नहीं चलना है, ठीक है। हमको पहले समझ विकसित करना है ताकि आपको कभी मेंस में इसका आंसर राइटिंग करना पड़ जाए, है ना, कि जनजाति की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए, वही आपको समझा रहा हूँ मैं। कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया, आपको इंटरव्यू करने वाला कि भाई आप छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य है, तो बताइए जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, जनजाति शब्द क्या है, मतलब ये सब समझ जो है ना, ये आपकी लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है। किताबी ज्ञान देने के लिए मार्केट में हजारों किताबें हैं, हजारों कोचिंग से उनके सारे पढ़ाने वाले टीचर्स भी हैं, तो अपन उस पैटर्न नहीं चलेंगे कि सीधा हूँ आपको डाटा लिखाऊं कि अनुच्छेद 342 के तहत संविधान में जनजातियों को राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां हैं, उसको 161 उप समूहों में बांटा गया है। ये सब मेरा काम नहीं है। उसकी कुल जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 78 लाख है। ये सब चीज काम मेरा भी नहीं है। वो सब चीज मैं आपको जिस समूह पे बता रहा हूँ आपको सर पुस्तक में, और मैं आपको वो भी लिखाऊंगा। मगर उन सबसे पहले हमको जरूरी क्या है कि हमको जरूरी है कि सर हमको समझ हो पहली बात तो उसे समझ के तहत बता रहा हूँ। अब आप आ जाइए अफ्रीका, अपने दिमाग में अफ्रीका की इमेज बनाइए, छोटा सा अफ्रीका बनाया हूँ। मान लीजिए ये अफ्रीका है,
ठीक है, चलिए ये अफ्रीका मान लीजिए, तो यहीं से निकल के सब जगह गया है। तो अफ्रीका है तो समझिए मानव सभ्यता यहीं भी पला बड़ा है। तो आप शब्दों को एकदम कॉपी किताब छोड़ दीजिए, सिर्फ ध्यान लगाइए मेरी बातों पे। तो अफ्रीका से सर जब मानव सभ्यता निकला तो मैं आपको बताया था कि सर हम बंदर से इंसान बने हैं, तो पता ही है क्रम। तो बंदर से इंसान कैसे बने, तो मैं आपको समझाया था कि बंदर जब पेड़ों पे रहते थे, फिर धीरे धीरे बंदर जमीन पर उतरने लगे। जब जमीन पर उतर के चारों हाथ पैर से चलने लगे तो भाई ऐसे झुके हुए थे, जैसे मेरा हाथ और मुंडी है, ऐसे चल रहा था मैं। फिर धीरे धीरे जब मैं जमीन पे चल रहा हूँ, जब पेड़ पे हूँ, तो भाई ऐसे तोड़ के खा ले रहा हूँ। मगर अब जमीन पे हूँ तो मेरे कुछ खाने के लिए ऐसे उठ के पकड़ना पड़ेगा, फिर तोड़ के खाना पड़ेगा। मतलब छोटी झाड़ी है, उस पर बेर हुआ है, उस पर कुछ और बेरी और जैसे फल हुए हैं, तो ऐसे बंदर अपने दो पैर खड़ा होता था और उसको तोड़ के खाता था। तो इसी क्रम में चार पैर से दो पैर पे खड़ा होना सीखा। जब दो पैर पे खड़ा होना सीखा तो उसके दोनों हाथ खाली हो गए, क्योंकि पहले चारों पे चलता था, अब दो पे चल रहा है। दो हाथ खाली हो गए तो उसी से वो लकड़ियों को पकड़ना सीख गया, सामान को तोड़ तोड़ खाना सीख गया, तो हाथ का सही इस्तेमाल सीख गया और उसकी रीढ़ की हड्डी सीधा हो गई। तो आप जानते हैं साइंस में जब रीढ़ की हड्डी सीधा होती है तो हमारे सातों चक्र जागृत होते हैं। इसी क्रम में विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए हम वानर से इंसान बने। तो सोचिए कि मान लीजिए 100 बानर है, 100 में से 80 बानर अगर चले गए इसी विकास क्रम बढ़ते 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 और अलग अलग क्षेत्र में पलायन कर गए, और इस तरह से पूरे विश्व में मानव सभ्यता का प्रसार हो गया। मगर कुछ तो ऐसे होंगे ना जो जिस क्षेत्र में पहुंचे हैं वहां जाके भी अपने पुराने आवास जैसा, वही बंदर कहाँ रहते हैं सर, जंगल में, पेड़ पौधों में, तो वैसे उनको अपने प्राकृतिक आवास में रहना पसंद किए। तो बस यही है क्रैक पॉइंट कि यही हम क्रैक कर रहे हैं कि हाँ सर, अब जो अफ्रीका में जो रह गए लोग, जो लोग नहीं गए आगे क्रम में, जो पेड़ पे ही रह गए, जो जमीन पर उतर के नहीं चले, फिर उतरे भी जमीन पे तो वहीं रह गए, फिर जो अलग अलग महाद्वीपों में गए तो वहां पे भी वो जाकर के अपने पुराने आवास जैसे प्राकृतिक आवास होता है पेड़ पौधे जंगल वाले, वैसे आवास में वो रहने लग गए। इसलिए वो जब विकास क्रम आई तो बाकी सभ्यता से पीछे छूट गई। तो इस तरीके से जनजाति जो अपने पुराने प्राकृतिक आवास के जैसा आवास खोज करके जंगल, नदी, झरने, पेड़ पौधों के पास वाले आवास को बनाए। इसलिए आप जितने भी जनजातियों के समूह देखेंगे, आप क्या देखेंगे, हाँ सर जनजाति जंगलों में ही निवास करती है। हाँ, तब समझ आ क्यों निवास करती है। हाँ सर समझ आ गया, क्योंकि पुराना जो आवास था वो बंदर थे तो उनका वैसा ही आवास था और प्राकृतिक आवास में ही वो रहते थे। ठीक है, चलिए तब आपको ये समझ में आ गया कि जनजातियों का आवास जंगल जैसे ही जो घना प्राकृतिक भूमि होता है वही क्या होता है, पहाड़ी भूमि क्या होती है, जंगली भूमि क्या होती है। आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब भाई कोई जंगल में है मतलब क्या, जंगल में, जंगल पे है, पहाड़ पे है, मतलब दुर्गम स्थिति है। आप सोचिए अगर आपको एक हाईवे रोड बना के दिया गया है और एक आपको पगडंडी दी गई है और एक आपको दिया है जंगल जिसमें कोई रास्ता नहीं है, आप किसमें सुगमता से पहुंच सकते हैं। हाँ सर मैं हाईवे सबसे पहले पहुंचूंगा, फिर एक पगडंडी से पहुंचूंगा, उस जंगल से सर बहुत दिक्कत हो जाने में। बस विकास क्रम भी इसी रूप में पहुंची है पूरी दुनिया में। जहाँ विकास क्रम रोड थे वहां तुरंत पहुंच गई, जो पगडंडी थी उसमें थोड़ा कम पहुंची तो गांव, तो जहाँ विकास क्रम हाईवे से पहुंची वो शहर बन गए, जब पगडंडियों से पहुंची वो गांव बन गया, और जहाँ नहीं पहुंची वो जनजातीय क्षेत्र रह गया, जंगलों वाला, पहाड़ी उच्च भूमि वाला, है ना। तो विकास क्रम कम पहुंचा तो इसलिए पिछड़े रह गए। अर्थात अब आप समझे कि जनजाति पिछड़ा क्यों मानस हम नॉर्मल समाज से, उनको क्यों अलग से संविधान में 342 अनुच्छेद 342 के तहत स्पेशल डाल के उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनके सांस्कृतिक सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनको आरक्षण दिया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो ये भी कभी शब्द आपसे बन सकता है, मैं जितना बोल रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र किसे कहते हैं, तो जनजातियों को। तो क्यों समझ में आ गया आपको, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत उन जनजातियों को जो इतने पिछड़ चुके हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको अनुच्छेद 342 के तहत संरक्षण प्रदान करते हैं, ताकि उनके विकास के लिए हम अलग से ध्यान दे सके, अलग से उनके विकास के लिए हम कार्य कर सकें। ठीक है सर, चलिए तो आपको समझा कि हाँ सर जो जनजाति है वो जंगलों में क्यों रहती है। ठीक, चलिए अब आप जंगल में रहते हैं, आप समझिए कि आप ही जनजाति हो, अफ्रीका से आप निकले हैं, भारत में हैं, अपने आप को इमेजिन कीजिए अब आप जंगल में रह रहे हैं। अब जंगल में रह रहे हैं तो अब सबसे ज्यादा आपका काम क्या है। हाँ सर मेरा काम है सुबह उठ रहा हूँ तो मैं कंदमूल लेके आ रहा हूँ, खाने पीने की व्यवस्था कर रहा हूँ अपना, और फिर मस्त सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, ये सब चीज। इसीलिए जो जनजाति में देखेंगे उसमें प्राकृतिक तत्वों का बहुत महत्व होता है। उसमें आप सुनते हैं टोटमवाद, है ना, जिसको आप उसमें परम शक्ति जो होती है या ज्ञात शक्ति जो होती है उस पर विश्वास करते हैं। उनका जो गोत्र होता है उसमें आप देखेंगे कि जो गोत्र होता है उसमें आप देखेंगे कि जानवरों के नाम, पेड़ पौधों के नाम आपको देखने मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जनजातीय प्राकृतिक प्रदेशों में रहते हैं, पूरा प्रकृति से जुड़े हुए क्षेत्र में रहते हैं। तो क्योंकि सर वो प्रकृति से जुड़े हुए क्षेत्रों में है, इसलिए उनकी पूरी संस्कृति में, उनकी पूरी सामाजिकता में आपको सिर्फ एक ही चीज का समागम देखने मिलेगा, वो है प्राकृतिक चीजों का। कि सर प्राकृतिक चीजों का सबसे अच्छा यूज करने जानते हैं। तो भाई उतने साल तक जान लीजिए जंगल में वो रहे थे, तो उनको कभी चोट लगा तो उनका चोट में कौन सी जड़ी बूटी से वो घाव ठीक होगा वो जानता था कोई व्यक्ति विशेष, कोई उसी काम को प्रोफेशनली करने लग गया था जो बैगा बन गया। इसलिए हम बैगा को मेडिसिन मैन कहते हैं छत्तीसगढ़ का, कि मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, या किसी भी जनजाति का बैगा जो होता है, क्योंकि उसको जड़ी बूटी की जानकारी है तो भाई वो मेडिसिन से ठीक करता था चोट वोट लगता था। तो
हाँ सर, ये सही बताया सर आप, ठीक है। और कंदमूल की संरचना करना, जंगल में क्या काम है, आप या तो आप कंदमूल फल फूल ये सब ला करके खाएंगे, या फिर आप क्या करें, जंगलों को काटकर झूम खेती करेंगे। इसलिए देखिए कि भाई जंगल था, उनको खेती करना तो क्या करेंगे, पेड़ ही काटेंगे। इसलिए झूम खेती है, देखते हैं कि भाई वो जनजाति विशेष में ज्यादा दिखने मिलती है ना। और झूम खेती में क्या होता है, उनको खेती करना है, जब थोड़े सभ्य हुए तो खेती करने लग गए अब जंगलों से। जब खेती करने लगे तो खेती करने के लिए जंगल में तो जमीन है ही नहीं, तो जंगल में जमीन नहीं है तो फिर जंगल को काट के साफ कर दो। जब जंगल को काट के साफ करो तब आपको जमीन मिलेगा, फिर उसमें खेती करो। खेती करोगे तो क्या होगा, एक समय तक कि खेती को उपजाऊ जब तक है तब आप फसल ले रहे हैं, जब खत्म हुई तो उस जमीन को छोड़ दिए, फिर उसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा दिए और सब फिर किसी दूसरी जगह के जाकर जंगल को काटे। इसी चीज को आप देखते हैं कि जनजातीय विशेष में आप देखेंगे कि इसको झूम कृषि बोलते हैं, है ना, कि झूम खेती बोलते हैं कि भाई एक जगह जंगल साफ करके काटे, इससे प्रकृति को नुकसान होता है। इसका बारे में आपको बताता हूं मैं। इसका बहुत गलत धारणा है कि सर आप बोलते हैं कि जनजाति तो प्रकृति के संरक्षक होते हैं, ये तो देखिए पूरे जंगल काट के खेती कर रहे हैं। तो आपको मैं समझा दूं थोड़ी सी बात यहाँ पे, थोड़ा सा आप समझिए कि जनजाति जो है रियल मायने में प्रकृति की संरक्षक है। कैसे, तो ऐसे कि जब वो झूम खेती के लिए जब जंगल काटते हैं ना, तो उसकी जो लकड़ी है उसका तो उपयोग अपने लिए कर लेते हैं और खेती करते हैं। मगर जब वो उस क्षेत्र को छोड़ के जाते हैं ना, तो जितने पेड़ उस क्षेत्र से काटे गए तो उससे ज्यादा नए पेड़ वहां लगा के जाते हैं। इसीलिए वह उनका जो चक्र है कि अगर एक चक्रीय क्रम में, मान लीजिए चक्रीय क्रम में अगर वो खेती कर रहे हैं, आज इस क्षेत्र में खेती की, यहाँ खत्म हुआ, फिर यहाँ करने आए तो यहाँ पेड़ लगा दिए ज्यादा, जब यहाँ से गए यहाँ गए तो यहाँ पेड़ लगाए ज्यादा, तो इनके पीछे सब चीज फिर जंगल होते रहता है। इसलिए इनके द्वारा प्रकृति को कभी नुकसान नहीं होता है। प्रकृति भी तो यही कहती है कि आप डेवलपमेंट कीजिए, प्लांट लगाइए, रोड बनाइए, और उससे ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, है ना। इसलिए ग्रीन कॉरिडोर सुनेंगे आप। अभी हाल ही के फूड इंस्पेक्टर का क्वेश्चन हो तो उसमें भी आया था ग्रीन मफलर क्या है। तो ग्रीन मफलर आप देख सब सुने थे, ग्रीन मफलर ये किससे जुड़ा हुआ है पूछा था आपसे क्वेश्चन। तो ग्रीन मफलर माने क्या भाई, ग्रीन माने होता है पेड़ पौधे, और मफलर मतलब होता है जो ढक के रखे। मफलर में जो कान, ठंड में कान को ढकने के लिए यूज करते हैं उसको मफलर बोलते हैं। तो ऐसे जो पेड़ पौधे जो ढक के रखे, ढक के किसको ढक के रखा, किसको रखा है, सड़क को। अर्थात सड़क के दोनों ओर इतने पेड़ पौधे लगा दीजिए आप, पेड़ पौधे लगा दीजिए कि इसके जो साउंड जो गाड़ी के निकलेंगे वो ये पेड़ ही ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इसलिए वो पूछा था कि ग्रीन मफलर किससे जुड़ा हुआ है, तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने से जुड़ा हुआ है। आप समझ गए इस बात को। हाँ सर, तो बस वैसे ही वो भी झूम खेती करते हैं और पीछे पेड़ पौधे लगाते हैं, जिसको से प्रकृति को कभी नुकसान नहीं होता है। तो चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। हाँ सर, अब जब वो कंदमूल संग्रहण कर रहे हैं तब तो ठीक है। अब उसका तब देखेंगे जनजाति की संस्कृति कैसे डेवलप है, आपको समझा रहा हूं मैं। हमारे यहाँ 50 लड़के हैं उस गांव में, जनजाति वाले, हम खुद जनजाति हैं और 50 लड़के हैं। इसमें 50 लोग कंदमूल संग्रहण करने जा रहे हैं, 50 लोग शिकार करने जा रहे हैं। मान लीजिए 100 लड़के हैं, 50 लोग कंदमूल संग्रहण करने जा रहे हैं, 50 लोग शिकार करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो शिकार करने जा रहे हैं उनका भी अपना एक विशेष ग्रुप बन गया। तो भाई पहले कंदमूल संग्रहण कर रहे थे, वो सब जब शिकार करना सीख गए। इसलिए आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में विशेष पारधी करके जो जनजाति है, जिसको बोलते हैं काली पक्षी का शिकार करने के लिए जाने जाती हैं। कौन सी जनजाति, तो पारधी जनजाति आप जानते हैं। तो भाई काली पक्षी का शिकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई जंगल में बस वही दो चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं तो वहाँ जीव जंतु ही होंगे और दूसरे भी कंदमूल होंगे। तो वही जो चीज उपलब्ध है उन्हीं को आदमी खाएगा। हर आप देखते हैं कि हर देश में का खान पान उस वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जहाँ जैसे फसल होते हैं वैसे वहाँ पे लोग खाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यूरोपीय क्षेत्र में, वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे, है ना, यूरोप पूर्व सब अमेरिका में क्या देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर वाइन वगैरह का लिए मतलब शराब वगैरह, वाइन वगैरह का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, और बहुत ज़्यादा मांस डिपेंडेंट है लोग, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा मांसाहारी होते हैं लोग। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई ठंड प्रदेश है, तो ठंड प्रदेश में भाई वनस्पति तो उगेगी नहीं। तो दो ही चीज होगा वहाँ पे, या तो आप पशुपालन कर लो और उसी पशु को मार के खाओ। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि बीफ, सुअर, ये सब चीज का वहाँ बहुत ज्यादा प्रचलन है, बहुत ज्यादा लोग खाते हैं मांस। और वहाँ पे भाई क्योंकि ठंडा प्रदेश है तो वहाँ बेरी वाले पेड़, रस वाले, जैसे कि अंगूर, है ना, स्ट्रॉबेरी, ऐसे जितने बेरी वाले फल है वैसे फल होते हैं। इसलिए वहाँ पे उसका वाइन बना लिया जाता है, क्योंकि फल तो ज्यादा लंबे समय तक टिकेंगे नहीं। तो जो फल एक्स्ट्रा बच रहे हैं उन सबको सड़ा करके गला के वाइन बना लो और उसी को पियो, मांस खाओ, वाइन पियो। इसलिए आपको दिखेंगे कि वहाँ का वो कल्चर है। और उसी कल्चर में जब अंग्रेज भारत में आए तो ये भी विशेष कहानी कि भारत में जब लोग आए तो लोगों को लोग, जब हम अंग्रेजों को गुलाम रहे ना, तो हम गुलाम रहे तो हमारी मानसिकता क्या हो गई, यहाँ सर अंग्रेज लोग हम राज के मतलब बहुत उच्च कोटि के थे, बहुत उच्च कोटि थे, लोग वाइन पीते थे, मांस खाते थे, तो हम भी वाइन पियेंगे तो हम भी बड़े आदमी हो जाएंगे, कोट पैंट पहनेंगे तो बड़े आदमी हो जाएंगे। बस आप यहाँ भी मानसिक गुलामी के परिचायक बन रहे हैं। अर्थात आप मानसिक रूप में आज भी गुलाम है, जो सोचते हैं कोट बूट पहनने वाला आदमी बड़ा है, जो इंग्लिश में बात करे आदमी बड़ा है ना, और जो वाइन पी रहा आदमी बड़ा है, शराब पी रहा है एकदम टसन से बड़ा है। इसी चक्कर में भारत को मगर वो समझ तो थी नहीं, उनकी तो भाई भौगोलिक स्थिति थी, वो ऐसी परिवेश में पले बड़े थे, इसलिए भारत में आकर भी यहाँ गर्मी था फिर भी पीते थे, क्योंकि उनका आदत था।
यहाँ के अनुरूप यहाँ पे शराब का सेवन करना भारत के अनुरूप सही नहीं है, क्योंकि भारत में जैसे ठंड प्रदेश है, जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ कोई आदमी कर रहे, हिमाचल, ठंडे प्रदेशों में कर रहे हैं लोग, वो सही है, क्योंकि वहाँ का भौगोलिक स्टेटस ही बोलता है कि आप उस चीज़ का सेवन कर सकते हैं, मगर समझ के साथ, एक निश्चित मात्रा में। मगर हमारे भारत में लोग अल्पज्ञानी थे, उस समय समझ नहीं थे इन चीज़ों को, जागरूकता नहीं थी, आज भी नहीं है जागरूकता। इसलिए आप देखेंगे कि सबसे भीड़ आपको देखने मिलेगा, जहाँ मिला हमेशा हर दिन मेला जो देखने मिलता है शराब भट्टियों के ठेकों के सामने देखने मिलता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोग, बड़े लोग पीते हैं, तो भाई हम भी पी रहे हैं शराब और यहाँ बाल्टी बाल्टी पी जा रहे हैं। जबकि अंग्रेज भी जो पीते हैं ना, वो बाइज्जत, उनको पता है कि हर दिन इतना ml ही लेना है, तो इतने एक गिलास लेंगे, उसको बढ़िया पियेंगे, आराम से बढ़िया से खाना खाएंगे, काम खत्म। यहाँ के लोग सिर्फ पियेंगे ही बाल्टी भर, खाना कुछ नहीं खाएंगे, पी लेंगे बाल्टी भर और पड़े रहेंगे, किडनी डैमेज, आदमी खत्म। तो अल्पज्ञानिता का प्रचारक, तो भाई हाँ, तो अपन थे मूल तत्व ये था कि खान पान का, तो भाई खान पान उसका दो ही होगा। इसलिए आप देखिए कि पारधी जो है वो शिकारी होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अब आप संस्कृति को समझिए आदिवासियों की, कि आदिवासी संस्कृति कैसी होगी। कुछ होगी जो कंदमूल का संग्रहण करेगी, कुछ होगी जो थोड़ी बहुत खेती किसानी करेगी, कुछ होगी जो पक्षियों को शिकार करेगी। तो आपको सामाजिक स्थिति में भी दिखिए कि हाँ, उनके समाज में, उनकी संस्कृति में यही चीज़ देखने में मिलता है। हाँ ठीक है सर। अब भाई वो आप देखिएगा फिर जंगल में जब आप वो गए हैं, तो जंगल में भाई बढ़िया सूत ऊत का रेशमी कपड़ा एकदम तो है नहीं। तो शुरू में जो आप देखेंगे जनजातियों के, आप आते हैं वेशभूषा में आते हैं। तो वेशभूषा में जब हम आए तो क्या देखेंगे आप कि भाई कोई जो प्योर पूर्ण नग्न रहते हैं, कुछ जनजाति जो पूर्ण नग्न रहते हैं, ठीक, जो बहुत ज्यादा ही ऐसे अछूते रह गए, जो समाज के एकदम उनको दूर रखा गया, सेपरेट रखा गया, और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी सेपरेट रखा गया, ये भी बताऊंगा आपको मैं। तो कुछ नग्न अवस्था में दिखेंगे आपको जनजाति, कुछ अर्ध नग्न में दिखेंगे जो पत्ती वत्ती कुछ लेकर के पहनना सीख गए, हर धीरे धीरे जानवरों के जिनको शिकार किए उनके मांस को लपेटना सीख गए, तो वो अर्ध नग्न में आ गए। फिर कुछ दिखेंगे जो समाज की मुख्य धारा से धीरे धीरे जुड़ते गए, तो वहां वस्त्र धारण करने की परंपरा आ गई, इसलिए आपको उनको समाज में ये भी दिखेगा। ठीक, और उसी अनुरूप आपको दिखेगा कि उनके गहने वगैरह देखने को मिलेंगे, गोदना वगैरह देखने मिलेगा, है ना, परिचायक होता है वो सब चीज उनका। तो इस तरीके से उनकी संस्कृति और सामाजिक स्थिति डेवलप होती है। अब हम आते हैं उस पे, जो 50 लोग सर शिकार करने गए और 50 लोग सर कंदमूल संग्रहण करने गए। सोचिए, अब जो 50 लोग जो कंदमूल संग्रहण करने गए हैं, भाई अब उनकी दोस्ती ज्यादा घनिष्ठ होगी ना, क्योंकि हर दिन एक साथ काम करने जा रहे हैं, और जो शिकार करने गए हैं वो एक साथ जाते, उनकी घनिष्ठता ज्यादा होगी। अर्थात जब वो आगे समाज के मैंने बड़े ओहदे पे आएंगे अपने समाज में, आदिवासी समाज में, तो भाई वो अपने हिसाब से समाज बनाएंगे। इसलिए जो आदिवासी जनजाति था वो समूह में बटा, समूह से फिर अलग अलग समूह के हिसाब से 2 समूह बने, कंदमूल वाले और शिकार वाले। फिर वो अपने अपने कबीले बना लिए, इसलिए दो समूहों के 2 कबीले बन गए, है ना। 100 लोगों का एक समूह था, 50 का फिर एक अपना कबीला, 50 का एक अपना कबीला। ये शिकार वाले स्पेशलिस्ट, ये अपने कंदमूल संग्रहण स्पेशलिस्ट। ठीक, तो इसलिए आप देखें कि वो जनजातियों में कबीला का आपको स्थापना देखने मिला कि भाई जनजातियों में कबीले कैसे बने, तो ऐसे बने कि भाई डेली आप एक साथ काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपका एक ही जैसा कल्चर है दिन भर, तो आपकी ज़्यादा घनिष्ठता होगी तो आपके रिलेशनशिप आपके ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे आप देखिए कि आपके पड़ोसियों से आपके कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके रिश्तेदारों से भी अच्छे बन जाते हैं, है ना, कुछ ज़्यादा घनिष्ठ हो जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि भाई आपको डेली उनके साथ उठना बैठना मिलना जुलना है। तो ये सब आप समझ चुके हैं कि हम समाज आदिवासी कैसे सर क्यों जंगल में रहते हैं, क्यों जनजाति हुए, क्यों, ये सब चीज़ आप समझ चुके हैं। उनका बैगा कैसे वो बना, मेडिसिन मैन बना, क्योंकि चोट लग रहा है तो कुछ इलाज करूँ, जिन जड़ी बूटियों का समझ है उनको, तो कोई मेडिसिन मैन बन गया। पारधी शिकार कर रहा है तो पारधी काली पक्षी का शिकार कर रहा है तो वो शिकारी प्रवृत्ति का बन गया। कुछ कंदमूल संग्रहण कर रहे हैं, जैसे हलवा कृषि के लिए बहुत ज़्यादा वो है। कमार आप जानते हैं बहुत अच्छी खेती किसानी करती है छत्तीसगढ़ में। तो ये सब आपको देखने मिलता है। तो इस तरीके से आपको जनजाति का ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ सर। अब सर धीरे जब कबीला बन गया, अब हम कबीले पाते हैं सर, कबीला बन गया तो हर कबीले में सर आप कबीले के कुछ नियम कानून होंगे, जिससे उनको पता है कि भाई जंगल के उस हिस्से में मत जाना, वहाँ शेर रहता है, उसका शिकार अभी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, वैसे नियम बना कि उस हिस्से में नहीं जाना है। वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने समाज में और समय बढ़ता गया तो कुछ कुछ नियम कानून बनाए गए जो समाज के, आदिवासी समाज के संचालन के लिए बहुत जरूरी था। उन्हीं नियमों कानूनों के संग्रहण में कुछ उनकी सामाजिक संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। और फिर जैसे पहले के समय आप देखें कि राजाओं के बेटे गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे। अब वैसे आदिवासी हैं, उनके गुरुकुल तो है नहीं, उनका अपना नियम था घोटुल, जैसे आप सुनते हैं युवा गृह। मेनली युवा गृह होता है। युवा गृह क्या, जहाँ युवा मतलब होते हैं जवान, जवान में लड़का और लड़की दोनों आते हैं। लड़के लड़कियों को उनके जो पूर्वजों की जो संस्कृति है, पूर्वजों से बच्चों में वो संस्कृति स्थापित करने के लिए युवा गृह की कॉन्सेप्ट लेकर के आए उनके समाज में, कि भाई यहाँ बच्चों को डेली लेकर के आओ, वहाँ एक तरीके का स्कूल है वो उनका, जहाँ उनको उनकी संस्कृति के बारे में सिखाया जाएगा, उनको जड़ी बूटियों का पहचान करना सिखाया जाएगा, उनको तीज त्योहार, रंग, धर्म, कर्म, पहनावा, ओढ़ावा, खान पान सबके बारे में सिखाया जाएगा। फिर वहीं से उनको अपने जीवन साथी चयन करने के बारे में सिखाया जाएगा, क्योंकि आदिवासियों का मूल कर्तव्य क्या था कि अपने अस्तित्व को बनाए रखना। अस्तित्व बनाने का आप
आप जानते हैं सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, तभी आप अपने अस्तित्व को बनाएंगे। तो भाई वहां पे अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है, तो आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए आपको पता है कि भाई आपको विवाह स्थापित करना होगा। तो विवाह के लिए 2 जीवन साथी चाहिए, जीवन साथी चुनना है। तो जीवन साथी चुनना कोई मजाक बात तो है नहीं, पूरा जीवन बिताना है। तो जीवन साथी चुनने के लिए देखिए कि मतलब कितने ज्यादा सक्षम है अपने स्तर पर कि अपनी पसंद से, मैंने आज हमारे घर में बहुत, भारत में आप देखेंगे और बहुत सारी जगह देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े घर के लोग हैं, वहां आज भी उनकी बेटियों को, उनके बेटों को अपनी पसंद से लड़की चुनने का या लड़का चुनने का परमिशन नहीं है। और उनके में देखिए कि उनके में जनजातियों के में ऐसा सिस्टम ही बनाया गया कि वो एक साथ सब संस्कृति, सामाजिक स्थिति को सीखें और वहीं पे धीरे धीरे सब समझ हो जाए, तो अपने पसंद से, अपने समझ से कि उनके जीवन के लिए कौन जीवन साथी उचित है उसका चयन कर सके। तो अब युवा गृह में ये भी देखने मिलता है कि वहाँ अपने जीवन साथी का चयन किया जाता है, फिर उनका विवाह रचाया जाता है। फिर विवाह रचाया जाता है तो सबसे पहला जो विवाह हमको निश्चित साथ विवाह करना है, वो अपने जो वहाँ मुख्य होते हैं उस युवा गृह के, उसको वो जाके बताते हैं। जैसे आपको पता है कि जो मुड़िया के जो युवा गृह घोटुल, उसमें जो होते हैं चेली को मोटियारिन, तो चेली को मोटियारिन लड़का लड़की को बोला जाता है ना। तो और सिरेदार और बेलोसा, तो सिरेदार जो लड़कों का प्रमुख, बेलोसा जो लड़कियों की प्रमुख। ये सब हम जो इतने तथ्य पीएससी में पूछता सब तो हम ऐसे ही बना देंगे कि भाई घोटुल में जो लड़कियों का, लड़की को बोलते चेलिक, लड़के को चीलिक, लड़कियों को मोटियारिन कहा जाता है। लड़कों के प्रमुख को कहा जाता है सिरेदार, लड़कियों को प्रमुख कहा जाता है बेलोसा कहा जाता है। तो जब भी वो दोनों दूसरे का विवाह स्थापित करने के लिए हो जाते हैं ना कि मेरे को इसके साथ विवाह करना है, तो जाकर के अपने चेली को, मोटियारिन को सूचित करते हैं कि हाँ मुझे वो लड़का पसंद है, मुझे वो लड़की पसंद है, हम उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब पूरी संस्कृति का पूरा शिक्षा उनको मिल जाता है तब, ठीक। इसलिए घोटुल जैसी व्यवस्थित एकदम परंपरा उनके अंदर आई। फिर आप देखिए सर घोटुल में सर आप सुनते हैं कि सर देवता की पूजा किया जाता है, तो हाँ सर लिंगोपेन देवता हम सुनते हैं, लिंगोपेन। तो भाई जब आप जैसे आप स्कूल में जब आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं तो आप विद्या देव के प्रणाम करके चालू करते हैं कि नहीं, हाँ हे विद्या माता हमको ज्ञान देना, है ना। भले आप ना करें मगर स्कूल का आधार तो ही है भाई, सरस्वती मैया। वैसे ही लिंगोपेन जो घोटुल है वहाँ भी कोई देवता होने चाहिए जिनका आशीर्वाद लेकर के आज का वो क्लास चालू करें, आज का वो जो सीखना है वो चालू करें। तो वही उसके लिए वहाँ देवता स्थापित किए गए जिनके आराध्य में उस सर झुका करके सब चीज़ों को ग्रहण करते हैं, शिक्षित करते हैं कि उन्हीं का ही ये शिक्षा दीक्षा है, उनके आशीर्वाद के तहत रहकर ही वो हमको रक्षा करेंगे, हमको शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे। इसलिए वहाँ एक देवता की स्थापना किया गया जिसकी वजह से घोटुल आप लिंगोपेन देवता का नाम सुनते हैं। हाँ सर, हाँ सर। तो इस तरह से अलग अलग जो युवा गृह होते हैं सब में अलग अलग देवता होते हैं, सब में अलग अलग लड़के लड़कियों के प्रमुख होते हैं, है ना। जिसमें आप उरांव वालों के जो युवा गृह है उसका नाम आप धुमकुरिया सुनेंगे और मुड़िया वालों के युवा गृह के नाम घोटुल सुनेंगे। घोटुल के ऊपर जिसमें वेरियर एल्विन ने पुस्तक लिखा है ना, मुड़िया एंड देयर घोटुल, है ना, जो इससे बहुत विश्व विख्यात हो पाया हमारे छत्तीसगढ़ का घोटुल मुड़िया दरबार का, ठीक है। दोनों विशेषता भी देखिए कि फिर आप देखें कि युवा गृह में आप कुछ विशेषता देखें कि जैसे घोटुल हो गया और एक हो गया धुमकुरिया। घोटुल हो गया मुड़ियाओं का, वो धुमकुरिया हो गया आपका उरांव का। देखेंगे कुछ जो युवा गृह हैं वो थोड़े मुख्य जो उनके जनसंख्या जहाँ पे निवास करती है उससे दूर जंगल में एक अलग जगह पे बनाया जाता है ताकि वो अलग से जाकर के वहाँ दीक्षा ग्रहण कर सके। और कुछ युवा गृह आप देखेंगे जो शहर जहाँ वो निवास करते हैं उसके बीचम बीच बनाया जाता है युवा गृह, ताकि चारों ओर के लोग आके वहाँ दीक्षा ग्रहण कर सके। ये भी विशेषता का आने वाले समय में पूछ लेगा आपसे पीएससी कि कौन सा ऐसा युवा गृह है जो शहर के मैंने उनके निवास क्षेत्र के बीच में, मतलब जो उनके निवास स्थान उसके बीचों बीच स्थापित किया जाता है, और कुछ कौन सा ऐसा युवा गृह है जिसका स्थापना अलग से जंगल विशेष या किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है ना। तो आप ये सब देखेंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा कि कौन सा जनजाति में जब हम चालू करेंगे तो सब चीज आपको पता चल जाएगा। तो तथ्य के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। तथ्य तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते इतने सारे दे दिया हूँ जो आप सुने होंगे तो आपको पता है कि हाँ सर ये सब क्वेश्चन तो आ चुका है पहले करके, और जो कुछ नया भी दिया हूँ, है ना, तो सब भी चीज भी है। तो आप समझ गए कि हाँ सर इसलिए जनजातियों में प्रकृति का बहुत ज्यादा महत्व है, उनके सरनेम में, उनके नाम में प्राकृतिक तत्वों का, जानवरों का, वनस्पतियों का आधार पर नाम देखने मिलता है ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जैसे तिर्की आप देखेंगे, तिर्की टोपो ऐसा आप देख सुनते हैं, तो तिर्कियों में आप देखिए कि तिर्की में भाई तिर्की का मतलब क्या है, तिर्की का मतलब ये होता है चूहा। तो तिर्की मतलब चूहा क्यों रखिए कि प्रकृति से जुड़े हुए तत्व हैं, अर्थात वो अपने गोत्रों का, अपने देवी देवताओं का, सबका प्रकृति से जुड़ा हुआ तत्व के आधार पर अपना नामकरण करते हैं। इसलिए प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ जनजाति अपना अस्तित्व बना के रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकें कि जनजाति क्या है सर। तो चलिए अब इतना जो आपको समझ हो चुका है कि जनजाति क्या है, जनजातियों की विशेषता क्या है, जनजाति कैसे डेवलप हुए। अब हम आते हैं इन 3 शब्दों पर कि सर जाति। तो जाति क्या है सर, जितने भी ऐसे लोग थे जो एक विशेष समूह बना करके रह रहे थे, है ना। जाति क्या थे, जितने भी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र, जंगल जैसे क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनकी कुछ निश्चित भौगोलिक स्थिति होती है, उनकी कुछ विशेष संस्कृति और सामाजिक स्थिति होती है, जाति कहलाते हैं, ठीक है सर।
उस जाति में जब कुछ जन, अर्थात जन माने होता है समूह, अर्थात वो एक ना झुंड को दर्शाता है एक तरीके से जन। तो जन मतलब कुछ झुंडों का, कुछ जातियों का झुंड जो है, जिसमें जिसको बताया कुछ जातियों को झुंड बनना, अलग अलग कबीले बनना जिनकी सामाजिक स्थिति सांस्कृतिक स्थिति एक जैसी हो। अगर ऐसी जाति जिसके कुछ समूह जो है, विशेष झुंड जो है, मतलब कुछ समूह में जो लोग हैं वो एक ही जैसे सांस्कृतिक स्थितियों का, एक ही जैसे सामाजिक स्थितियों का, एक ही जैसे नियम कानूनों का सबका पालन करते हैं, वो हो जाते हैं जातियों के जन अर्थात जनजाति। और ऐसे जनजाति जिनका नाम अनुच्छेद 342 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत हमारे राष्ट्रपति जी संविधान की सूची में शामिल कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके अनुसूचित जनजाति। अर्थात राष्ट्रपति जी द्वारा अनुच्छेद 342 के तहत जिस जनजाति को संविधान के सूची में उनके अनुमन उनके अंतर्गत, सूची में अनुमन उनके अंतर्गत, सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, वही कहलाती है अनुसूचित जनजाति। अर्थात अनुसूचित जनजाति सर क्या है, वो सर वो संविधान से जुड़ा हुआ टर्म्स है। बाकी प्योर सर जनजाति है। जनजाति क्या है सर, कि जनजाति बहुत सारे होंगे। देखिए जनजाति मान लीजिए जनजाति क्या है 100 लोग हैं और इसमें 10-10 के ग्रुप में टूट गए। इन सब का एक जैसे कल्चर है, इनका एक जैसे कल्चर, इनका एक जैसे कल्चर है, निकले सब इसी से हैं, मगर सबका अलग अलग कल्चर हो गया है। तो ये हो गया जाति आपका 100 वाला, और ये अलग अलग जनजाति हो गए, क्योंकि समूह में हो गए, अलग अलग समूहन बन गया, तो ये हो गए जनजाति आपके समूहन में बन गए। तो आप पीछे लिखो, वो बोर्ड वर्क में मत जाइए कि सर हौच-पौच उससे आपको मतलब नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या है ना कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कोचिंग पढ़ाते हैं, यहाँ देखा होगा कि तथ्य आधार पे यहाँ पे स्टडी कराई जाती है, शिक्षा दी जाती है, कि बच्चों का इसलिए दिमाग में ना सिर्फ तथ्य आधारित रहता है, कॉन्सेप्ट एकदम जीरो है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से आज जनजाति में पढ़ाया हूँ, इससे पहले शायद ही कोई आपको जनजाति इस तरीके से पढ़ाया हो, इस तरीके से समझाया हो कि सर हाँ सर उनके में प्राकृतिक चीज़ों का महत्व इतना क्यों है, उनमें कुछ कृषि से जुड़े हुए क्यों है, उनमें कोई आपके सर शिकार से जुड़े हुए क्यों है सर, अब फिर जंगल में भाई रह रहे हैं तो देखिए उनका कल्चर भी देखिए कि कुछ भाई जंगल में रहे तो जंगल के छिंद पत्ते से चटाई उटाई बनाना सीख गए हैं, झाड़ू बनाना सीख गए हैं। तब देखिए भाई कहाँ सर कुछ जनजाति ऐसी जो ऐसा कार्य करती है, और उसी को पीएससी पूछ लेता है कि भाई कमार जनजाति जो है वो ऐसी छिंद पत्तों का सबसे सामान बनाती है ना। कुछ ऐसे हैं भाई जो अलग अलग बांस से कुछ अलग अलग तरीके की चीजें बनाने निर्माण करने लगते हैं, तो वो आप देखेंगे बांस से निर्माण, कमार जनजाति जो बांस से भी निर्माण करती है चीजों का, तो इसलिए उनके कल्चर में सब प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज ही दिखने मिलता है। और सर अब जाति अब बता दिए सर, जनजाति अब बता दी, जन में समूह और जाति का समूह अलग अलग, जिनका एक जैसा सांस्कृतिक सामाजिक आपको जो नियम कानून जो धार्मिक सब स्थिति रहे, वो जनजाति हो गई। अनुसूचित जनजाति वो जो संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342 के तहत संविधान की सूची के अंतर्गत अनुमन अंतर्गत आप समझ लीजिए डाला जाता है, वो अनुसूचित जनजाति हो गए। अब हम आते हैं इस लास्ट टर्म पे। हाँ सर आप बोले कि राष्ट्रपति जो है, आप बताते कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं जनजाति जो होते हैं। दत्तक पुत्र मतलब राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र उनके उत्तराधिकार, अर्थात आप समझिए कि राष्ट्रपति को भाई जनजातियों के लिए इतना बड़ा मतलब ऐसा लाइन का उपयोग क्यों, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र इतना बड़ा उपाधि क्यों दिया गया जनजातियों के लिए। और सर संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत क्यों पार दिया गया राष्ट्रपति को, क्योंकि देखिए मैं आपको बताया भाई वही नेशनल हाईवे और फिर वो आपको पगडंडी और जंगल वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सबसे पिछड़े हुए थे तो इनके विकास क्रम के लिए इनके ऊपर ज्यादा फोकस डालना जरूरी है। अब आप बताइए एक गड्ढा है 5 मीटर का, एक गड्ढा 10 मीटर का और एक गड्ढा 100 मीटर का, आपको किसमें ज्यादा लाइट डालना पड़ेगा नीचे 30 को देखने के लिए। हाँ सर 5 मीटर का गहराई देखना तो कम लाइट डालना पड़ेगा, 10 मीटर का गहराई देखना ज्यादा लाइट डालना पड़ेगा, और 100 मीटर का गहराई देखना है उससे ज्यादा लाइट डालना पड़ेगा। ठीक समझ में आ गया आपको बात। तो इसलिए क्योंकि वो जो 100 मीटर का गहराई है ना वो जनजाति वहीं पे ही है। ये 50 मीटर पे ओबीसी हो गए, आपके यहाँ पे एससी हो गए, जाति हो गए, अनुसूचित जाति हो गई 50 में बीच वाले गड्ढे पे, और सबसे नीचे 100 मीटर पे जनजाति हो गई। तो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, जाति और जनजाति, इसलिए इसी क्रम में इनको देखेंगे आपके आरक्षण भी मिलता है, इसी क्रम में इनके ऊपर ध्यान भी दिया जाता है ना। हाँ सर ठीक है। तो इनकी समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके, ताकि 100 वाले भी बराबर में आ सके, 50 वाले बराबर में, 5 वाले बराबर में आके एक बराबर एक सतह पे आ सके, इसलिए इनको एक अलग से प्रावधान करके एक नजर में लाया जाता है वो लाइट डालने के लिए, ताकि उनके ऊपर हमको रोशनी पड़े तो हम देख सके तह में क्या क्या है। तो तह में आदिवासी कितने पिछड़े हैं हम देखने के लिए लाइट डालना है, तो वो लाइट ही है अनुच्छेद 342, जिसके तहत उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रपति जब उनको सम्मिलित कर लेते हैं अनुसूची में, तो उनके लिए सरकार जो है भारत सरकार ये एकदम मतलब समझिए आप बंधित हो जाती है कि उनके विकास के लिए उनको कार्य करना है, उनके लिए अलग से बजट में प्रावधान करना है, उनको अलग से आरक्षण देना है, उनके समाज के संरक्षण के अलग से कार्य करना है। इसलिए वो लाइट जो डालने का कार्य है वो अनुच्छेद 342 के तहत ही राष्ट्रपति जो है वो करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। हाँ सर ये भी समझ में आ गया। तो चलिए अब जब इतना समझ चुके हैं और आप शब्दों का महत्व भी समझ चुके हैं,
तो देखिए आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में चालू किया था और यहाँ से पूरी पृथ्वी में जनजाति कैसे आए, वानर से लेकर चालू करते हुए फिर जंगल जैसे जगह क्यों निवास किए वो आपको बताया, फिर कैसे इतने पिछड़े रह गए वो बताया, उनके जीवन प्राकृतिक चीजों को महत्व इतना क्यों हो ये बताया, उसमें बैगा कैसे मेडिसिन मैन बन गया ये बताया, है ना, उनका वेशभूषा ऐसा कैसे ऐसा ऐसा रह गया, भाई नग्न हो गए, अर्धनग्न हो गए और ढके वाले कपड़े पहनने क्यों लग गए, है ना, उनका जो संस्कृति और धार्मिक स्थिति का स्थानांतरण करने के लिए घोटुल जैसे युवा गृह का कॉन्सेप्ट आपको बताया क्यों आया उनके में, है ना, शिकार करना और कंदमूल संग्रहण करना, झूम कृषि, हम एक तरह का आप देखेंगे तो आपको एक ब्रॉड व्यू में अब आपको जनजाति का पूरा ओवरव्यू कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। आप किसी भी दोस्त से जाकर पूछ लीजिए सर जनजाति का बता, जनजाति का मतलब बता, तो बता लगेगा अरे ये अरे वो गोड़ ओड़ ये वो, सिर्फ नाम बता पाएगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष कोचिंग में हम देखें कि सिर्फ नाम ही बताया जाता है, जनजाति शब्द का महत्व तो नहीं बताया जाता। आप खुद उनकी जगह पर अपने आप को रह के फील करेंगे, आप देखेंगे हाँ मैं भी वैसे ही रहता हूँ, जैसा विकास क्रम आपको मैं इमेजिन करवाया कि अब बानर थे, बानर 4 हाथ से लेकर के अब 2 हाथ पे आए, तो दोनों हाथ खाली हो गया, तो फिर बानर से कैसे मानव मनुष्य की ओर अग्रसर हुए, जब रीढ़ की हड्डी सीधा हो गई तो सातों चक्र जागृत हुए, अब देखते हैं सब कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस तरीके से आपको देखेंगे कि आपको जनजाति का जो है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक लेकर डिटेल जितना भी है आपको कंप्लीट नॉलेज हो गया होगा इसका। जब आपको इसका कंप्लीट नॉलेज हो गया तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास से हम इसके आगे जो तथ्य है कुछ जो भारत से लेकर के कुछ तथ्य, फिर छत्तीसगढ़ से लेकर कुछ तथ्य जो हैं जो इसके लिए जरूरी है हम उस पर फोकस करेंगे और उस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। अपना आप सबसे एक निवेदन है कि देखिए आप भले कलर में डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, IAS, IPS कुछ बने ना बने, एक सही व्यक्तित्व जरूर बनिए जिसके साथ लोग देख करके अपने आप को सिक्योर महसूस करें, अपने आप को सफल महसूस करें, अपने आप को एक सुरक्षित वातावरण में रहना महसूस करें। अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकास कीजिए कि आपको सबको आपके साथ रहने से लगे कि हाँ यार कोई व्यक्तित्व था जो मेरे बगल में बैठ के गया। तो बस आपसे निवेदन ये है कि आपकी जो शिक्षा है, आपका जो ज्ञान है, वो आपके सिर्फ कॉपी किताबों और आपके एग्जाम में ही ना दिखे, वो आपके व्यक्तित्व में, आपके चरित्र में भी चरितार्थ होता हुआ हमको दिखे। और हमारे क्लास का, हमारे एनालाइजर का बस यही एक उद्देश्य होता है कि हम इस तरीके से ही अपने बच्चों को रेडी करें कि उनका संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो, और वो ना सिर्फ एग्जाम में, और एग्जाम में ना सिर्फ प्री में कि फैक्टर लिख दिए, बल्कि मेंस में भी पूरा कॉन्सेप्ट लिख सकें और इंटरव्यू में भी सब कॉन्सेप्ट का जवाब दे सकें। इस आधार पर हमारे क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। उसी लिए आज एक छोटा सा प्रयास था, एकदम छोटे से इंट्रोडक्शन के रूप में आपको तो एक ओवरऑल पिक्चर समझा सकूं, इसलिए मैं ये प्रयत्न किया था। तो अगर आप लोगों को मेरा प्रयत्न सफल लगा हो तो अपना प्यार दें बहुत सारा, बाकी और क्या है, बाकी इतना ही उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।